नमस्कार। कभी सोचा है कि जब इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है तो उसे कौन और कैसे संभालता है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी गाड़ी है, तो फिर इस गाड़ी को चलाने वाले दो सबसे जरूरी पहिए कौन से हैं? आज हम मैनक्यूब के अर्थशास्त्र से निकले उन्हीं दो सबसे शक्तिशाली उपकरणों को समझेंगे जो, सच पूछिए तो, हमारी पूरी आर्थिक दुनिया को चलाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इन दो नीतियों की एकदम बुनियादी बातें समझेंगे। फिर हम एक एक करके पहले मौद्रिक और फिर राजकोषीय नीति की गहराई में जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या इन ताकतवर औजारों का इस्तेमाल करना हमेशा सही होता भी है? और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब हमारी आपकी जिंदगी के लिए आखिर मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था ना एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी एकदम ऊपर तो कभी धड़ाम से नीचे। जब मंदी जैसा कोई निचला दौर आता है तो सवाल ये उठता है कि क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं या फिर हालात को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। किसी की नौकरी, बाजार में चीज़ों की कीमतें, घर खरीदने के लिए जो लोन मिलता है उसकी ब्याज दरें, सब कुछ, लिटरली सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। और जवाब छिपा है इन दो शक्तिशाली उपकरणों में। एक तरफ है मौद्रिक नीति, जिसकी कमान देश के केंद्रीय बैंक के हाथ में होती है और इसका मुख्य हथियार है ब्याज दरें। और दूसरी तरफ है राजकोषीय नीति, जिसे सीधे सरकार चलाती है और इसके औजार हैं सरकारी खर्च और टैक्स। चलिए, अब पहले उपकरण को जरा और करीब से देखते हैं, मौद्रिक नीति को। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे केंद्रीय बैंक सिर्फ ब्याज दरों को ऊपर नीचे करके पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल सकता है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स के एक बहुत ही जरूरी विचार को जानना होगा। अब ये नाम तरलता वरीयता का सिद्धांत सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना? पर इसका आइडिया बहुत सरल है। बस ये सोचिए कि ब्याज दर असल में है क्या? ये पैसा उधार लेने या देने की कीमत ही तो है। तो जाहिर है, जब बाजार में पैसे की सप्लाई या डिमांड बदलेगी तो उसकी कीमत यानी ब्याज दर भी ऊपर नीचे होगी। और जानते हैं, यही सिद्धांत हमें अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े नियम को समझने में मदद करता है। इसे कहते हैं ब्याज दर प्रभाव। यह हमें बताता है कि आखिर क्यों जब बाजार में कीमतें कम होती हैं तो लोग ज्यादा सामान और सेवाएं खरीदना चाहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सोच कर देखिए, जब कीमतें गिरती हैं तो हमें रोज की खरीदारी के लिए कम कैश की जरूरत होती है। इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचता है और पैसे की मांग घट जाती है। इसका नतीजा, बैंक ब्याज दरें कम कर देते हैं। और जब लोन सस्ता मिलता है तो क्या होता है? कंपनियां और हम जैसे आम लोग ज्यादा उधार लेकर खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है। और यहां आती है सबसे जरूरी बात। केंद्रीय बैंक इस पूरी प्रक्रिया को अपनी मर्जी से शुरू कर सकता है। वो बाजार में पैसे की सप्लाई को घटा बढ़ाकर सीधे सीधे ब्याज दरों को कंट्रोल कर सकता है और इस तरह अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल सकता है या फिर बहुत ज्यादा तेजी से थोड़ा धीमा कर सकता है। मान लीजिए मंदी का दौर चल रहा है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? वो सिस्टम में ज्यादा पैसा डालेगा। इससे लोन सस्ते हो जाएंगे। फिर लोग घर और कार खरीदने के लिए और कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ज्यादा लोन लेंगी। और ये जो बढ़ा हुआ खर्च है, यही अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आता है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे बड़े उपकरण की, यानी राजकोषीय नीति की। ये सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, जिसमें वो अपने खर्च और टैक्स के जरिए अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। इसको भी एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार देश की सेना के लिए $2 अरब के नए ट्रक खरीदने का फैसला करती है। अब सवाल यह है कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? तो पहला असर कहलाता है गुणक प्रभाव या मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का जो शुरुआती खर्च है वो अर्थव्यवस्था में एक लहर पैदा करता है और उसका कुल असर उस शुरुआती रकम से कहीं ज्यादा होता है। मतलब 1 का 2 और 2 का 4 करने जैसा। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सरकार ने एक ट्रक कंपनी को $2 अरब दिए। ये पैसा उस कंपनी के मालिकों और कर्मचारियों की इनकम बन गया। अब वो लोग इस पैसे को अपनी जरूरतों पर खर्च करेंगे, राशन, कपड़े, घूमना फिरना। उनका खर्च किसी और दुकानदार की कमाई बन जाएगा और ये सिलसिला बस आगे चलता ही रहेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक दूसरा प्रभाव भी है जो इसके ठीक उलट काम करता है। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट प्रभाव।
देखिए, जब सरकार खर्च करने के लिए बाजार से बहुत ज्यादा पैसा उधार लेती है, तो उधार के लिए होड़ बढ़ जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? ब्याज दरें ऊपर जा सकती हैं। तो यहां पर दो ताकतें एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। एक तरफ गुणक प्रभाव सरकारी खर्च के असर को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ क्राउडिंग आउट प्रभाव उसे कमजोर करता है। क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो प्राइवेट कंपनियां निवेश करने से कतराने लगती हैं। तो राजकोषीय नीति आखिर में कितनी कारगर होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर साबित होता है। तो हमारे पास ये दो शक्तिशाली उपकरण तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, क्या हमें वाकई इनका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या सरकारों और केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था के इन उतार चढ़ाव में दखल देना भी चाहिए? इस सवाल पर अर्थशास्त्री मोटे तौर पर दो खेमों में बटे हुए हैं। एक पक्ष कहता है, हाँ बिल्कुल, जब अर्थव्यवस्था बीमार हो तो हमें इन नीतियों से उसका इलाज करना ही चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष चेतावनी देता है, इतनी जल्दी नहीं। उनका तर्क ये है कि इन नीतियों का असर होने में इतना ज्यादा समय लगता है कि जब तक दवा काम करना शुरू करती है, तब तक मरीज की बीमारी ही बदल चुकी होती है। मतलब फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जो लोग हस्तक्षेप के पक्ष में हैं, उनका सबसे मजबूत तर्क कीन्स के इसी मशहूर कथन से आता है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलती, ये हम इंसानों की भावनाओं पर चलती है। कभी डर की लहर तो कभी उम्मीद की, और चूंकि भावनाएं स्थिर नहीं होती, इसलिए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सरकार के दखल की जरूरत पड़ती है। और जो लोग हस्तक्षेप के खिलाफ हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क है ये समय की देरी, यानी टाइम लैग। केंद्रीय बैंक आज ब्याज दरें बदलता है, पर उसका असली असर दिखने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। और सरकारी खर्च या टैक्स कटौती की बात करें तो उन फैसलों को तो संसद में पास होने में ही महीनों या कभी-कभी साल लग जाते हैं। अब हो सकता है कि जब तक ये मदद पहुंचे, तब तक अर्थव्यवस्था अपने आप ही ठीक हो चुकी हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इन जटिल चीजों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो उपकरण हैं जो हमारी नौकरियों, हमारी बचत और हमारे भविष्य की आर्थिक हकीकत को तय करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दो मुख्य लीवर हैं। एक है मौद्रिक नीति, जो अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन तेजी से काम करती है, और दूसरी है राजकोषीय नीति, जो सीधे और जोरदार तरीके से काम करती है, पर यह धीमी है। और इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल कब, कैसे और कितना करना है, इसी सवाल पर हमेशा बहस चलती रहती है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में हो और फैसला लेने की जिम्मेदारी आप पर हो, तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा? केंद्रीय बैंक की तेज लेकिन शायद कम असरदार कार्रवाई, या फिर सरकार का बड़ा लेकिन बेहद धीमा और जटिल हस्तक्षेप? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और सच कहूं तो यही चीज अर्थशास्त्र को इतना दिलचस्प बनाती है।